नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण का मतदान लगातार जारी है। तीसरे चरण में 15 जिलों की 78 विधानसभा सीटों के लिए वोटिंग लगातार जारी है। 4 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 से शाम 4 बजे तक और शेष 74 विधानसभा क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। इस चरण में कुल 1204 प्रत्याशी चुनावी मैदान में, जिनमें से 110 महिला प्रत्याशी शामिल है। 78 विधानसभा क्षेत्र राज्य के जिन जिलों में पड़ते हैं वे पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, मधेपुरा, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, वैशाली और समस्तीपुर। इनमें से अधिकतर जिले सीमांचल के अंतर्गत आते हैं। और आपको बता दें कि जनता की अदालत का फैसला तो 10 नवंबर को आएगा, पर सभी पार्टियां दावा कर रही है कि सरकार उन्हीं की बनेगी। तो ये आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण पर मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है और प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला जनता करने अपने अपने घरों से निकल चुकी है। तो वहीं कई राजनीतिक पार्टियों की भी लगातार बिहार विधानसभा चुनाव के इस तीसरे चरण के लिए अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तो वहीं पप्पू यादव ने भी बड़े ही बेबाक तरीके से इन चुनावों के अंतिम चरण में अपनी राय रखी है। ये आपको भी सुनाते हैं क्या कुछ कहा पप्पू यादव ने। जनता वोट क्यों दे जब बिहार भूख में नंबर 1, गरीबी में नंबर 1, बाढ़ और मौत में नंबर 1, प्रवासी मजदूर में नंबर 1, इकोनॉमी है ही नहीं। और सबने देखा 15 साल क्या हालात हो गए। तो जनता वोट क्यों दे? इन दोनों को पूरी पटकथा लिखी हुई है। बीजेपी के द्वारा पूरी पटकथा है। लोजपा के पीछे पटकथा, नीतीश को फिनिश करो पटकथा, महागठबंधन को तोड़ो पटकथा। या महागठबंधन को वोट क्यों दे? ये ओबीसी मायावती को लाओ पटकथा। वहाँ मायावती बीजेपी के साथ है, तो ओबीसी मायावती को मिलाने वाली भाजपा ही तो है कि ताकि भाजपा नंबर 1 रहे। भाजपा अपने मुख्यमंत्री बनाने के लिए सब गेम खोला, तीनों को तोड़ के अपने में मिला लिया। एक मायावती के साथ मिला लिया और दूसरा डायरेक्ट मिला लिया। जब आप 11 दे सकते थे तो 30 सीट क्यों नहीं दिए लोजपा को? तो इसका मतलब गेम प्लान था कि कैसे फिनिश करना है नीतीश कुमार को। अब नीतीश बाबू रियल में राजनीतिक रूप से अब बिहार की राजनीति उनको नहीं करनी चाहिए और बीजेपी से कम सीट आता है तो किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी आप सीएम बनेंगे, तो इसका मतलब है कोई आपको बैग से चलाएगा, आप रबर स्टाम्प होंगे किसी के। तो इस बिहार को रबर स्टाम्प का सीएम आप ही बोलते थे राबड़ी देवी जी के बारे में, या आप ही कहते हैं। तो यदि तो ऐसे परिस्थितियों में नीतीश कुमार जी को बिहार की राजनीति से छोड़ केंद्र की राजनीति करनी चाहिए कि कंप्लीट रूप से गायब रहना। 70 घाट का पुल किसके रीजन में बना, किसके रीजन टूटा, वहां नहीं जाना। एक क्वेश्चन नहीं, राघोपुर नहीं, महुआ से भाग जाना, एनआरसी में गायब रहना, किसी भी लगभग कांग्रेस के सीट पर प्रचार नहीं करना और ईडी से बचने के लिए एक बार भी नरेंद्र मोदी जी का नाम लिया उसने। नीतीश कुमार का नाम लिया, नरेंद्र मोदी जी का नाम नहीं लिया। आपको क्या लग रहा है कि पूरी बीजेपी गेम प्लान नहीं है और पूरी तरीके से सरेंडर नहीं की हुई है? वो जुबराज, ये लालू जी आरजेडी तो है नहीं, ये जुबराज आरजेडी है। पैसा लाओ तमाशा देखो। यार जनता विपक्ष को क्यों वोट दे? सत्ता पक्ष को तो नहीं देगी, विपक्ष को क्यों वोट दे? जब किसी मुद्दे में विपक्ष नहीं होते। विपक्ष 5 साल 15 सालों से गायब है, सदन से गायब, पानी से गायब, चिमकी से गायब,
शेल्टर हाउस से गायब, एनआरसी से गायब, कोरोना से गायब, फिर दोबारा पानी से गायब, 18 जिले में पानी आया उससे गायब, और कंप्लीट दिल्ली में फार्म हाउस में थे, कोरोना आया, एक लोगों से नहीं मिले। तो दुनिया देख नहीं रही है कि बीजेपी नीतीश कुमार के खिलाफ बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ नहीं हो रही है। तो नहीं लग रहा है कि पूरी 6 महीने से कोई ईडी का पूछताछ नहीं, कोर्ट में नहीं, कहीं जाना नहीं, तो पब्लिक है, सब जानती है। पप्पू यादव के इन बेबाक बोलों पर चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ये आपको बता दें कि बिहार चुनाव 2020 के तीसरे और अंतिम चरण के लिए वोटिंग सुबह 7 बजे से शुरू हो चुकी है। ऐसे में कई राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। ऐसे ही पप्पू यादव ने भी बड़े ही बेबाक तरीके से अपनी राय रखी। विभिन्न मुद्दों पर वो बोले, बीजेपी पर बोले, एनडीए गठबंधन पर बोले, महागठबंधन पर बोले, नीतीश कुमार पर वो बोले, और अपने भांजों तेजस्वी और तेज प्रताप पर भी वो बोले। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से आलोक शर्मा, राजनीतिक विश्लेषक हेमंत गोयल, वरिष्ठ पत्रकार ब्रिजभूषण सिंह जुड़ चुके हैं। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। ब्रिजभूषण जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। जिस प्रकार से पप्पू यादव ने बड़े बेबाक तरीके से अपनी बात रखी, एक एक करके उन पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो उन्होंने बहुत बड़ी एक बात यहां पर कही है तेजस्वी यादव और तेज प्रताप के लिए, कि उन्होंने कहा कि ये लालू की राजनीति नहीं है, ये युवराजों की राजनीति है, और ये युवराज मौका परस्ती की राजनीति कर रहे हैं। अपने पूरे चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया, उन्होंने नीतीश कुमार का नाम लिया, और कारण जो उन्होंने बताया कि नाम क्यों नहीं लिया, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ईडी की जांच से ये बचना चाहते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं उन्होंने मोदी का नाम नहीं लिया। एनआरसी के मुद्दे पर वो नहीं बोले, कोरोना के टाइम वो दिल्ली में फार्म हाउस में रहे लेकिन बिहार में नहीं आए। ये सब कहीं ना कहीं इस चीज को दर्शाता है कि वो भी बीजेपी से, या फिर कह सकते हैं कि केंद्रीय नेतृत्व से वो डरते हैं, इस वजह से खुलकर सामने नहीं आते। क्या कहेंगे ब्रजभूषण जी? ब्रजभूषण जी, आवाज आ रही है मेरी आप तक? लगता है उनसे किसी तकनीकी खामी की वजह से उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। हेमंत गोयल जी, आपके पास आना चाहूंगा। आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? हाँ जी, बिल्कुल। हेमंत जी, जो सवाल हमने ब्रजभूषण जी से किया था वही सवाल आपसे। क्या लगता है आपको कि पप्पू यादव ने एक तरीके से सीधा हमला बीजेपी, नीतीश कुमार, तेजस्वी और तेज प्रताप पर किया है? क्या कहेंगे आप? देखिए, पप्पू यादव भले ही किन्हीं पर हमला करें, लेकिन हकीकत तो यह है कि बिहार की राजनीति में एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने जा रही है जी। और अधिकतर राजनीतिक विश्लेषक ये मान के चल रहे हैं कि एक बार फिर से एनडीए को बढ़त बिहार में मिलने जा रही है जी। कारण साफ है। देखिए, ये माना जा सकता है कि चुनावी सभाओं में भीड़ भले ही किसी के साथ ज्यादा हो, किसी के साथ कम हो, लेकिन भीड़ की अधिकता को देखते हुए कि हम ये नहीं मान सकते कि वो सारे वोट उस राजनीतिक दल से हो सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि जो लालू यादव जेल में है जी, रामविलास पासवान अब मौजूद नहीं है जी, तो अब ये जो नई पीढ़ी आई है वो फिलहाल एनडीए को टक्कर देने में उतना सक्षम नहीं है। एनडीए को हेमंत जी, एनडीए को टक्कर देने में, या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, या फिर हम ये कह लें कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व से वो सीधा मुकाबला नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं पप्पू यादव जी ने जो कहा है कि वो ईडी की जांच से बचना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा हमला है ये तेजस्वी और तेज प्रताप के ऊपर कि ईडी की जांच से वो बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी सीधा हमला उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया ही नहीं। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि इन्होंने अपनी किसी भी सभाओं में उन्होंने मोदी जी का नाम ही नहीं लिया। उनके हमले का, तेजस्वी तेज प्रताप के हमले में हमेशा जो टारगेट पे रहते थे वो नीतीश कुमार रहते थे। अप्रत्यक्ष रूप से ये सही है जी, अप्रत्यक्ष रूप से ये सही है कि जो इन लोगों के पुराने कारनामे रहे हैं जी, उनसे बचना तो चाहते हैं जी, और ये सही है कि उतने एग्रेसिव ये नहीं हो पाए बिहार में जितना इनको होना चाहिए था इस चुनावी समर में। ये बिल्कुल सही है जी जी। ठीक है हेमंत जी, आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बने हुए कांग्रेस प्रवक्ता हैं। आलोक जी, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी?
लगता है आलोक जी से हमारा संपर्क किसी वजह से नहीं हो पा रहा है। हेमंत जी, आपके पास ही मैं आना चाहूंगा। एक और सबसे बड़ा तंज पप्पू यादव जी ने बीजेपी के ऊपर भी कसा है। उन्होंने कहा है कि इस बिहार चुनाव की जो पूरी पटकथा है वो कहीं ना कहीं बीजेपी और उसके केंद्रीय नेतृत्व ने ही लिखी है कि वो नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति से वो फिनिश करना चाहते हैं, और इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार को भी सीधे तौर पर चेतावनी दे डाली है कि अब आप बिहार की राजनीति मत कीजिए, आप केंद्र की राजनीति कीजिए। क्योंकि जिस प्रकार से आपने पूर्व में राबड़ी देवी जी के ऊपर आपने कमेंट किया था कि राबड़ी देवी जी तो सिर्फ रबर के स्टैंप की तरह, वही हालत अगर किसी भी हालत में बीजेपी के पास ज्यादा सीटें आ जाती हैं और आपके पास कम आती है और फिर भी आप मुख्यमंत्री बनते हैं तो आपको रबड़ के स्टैंप की तरह काम में लिया जाएगा। वही चीज आपके साथ होगी जो चीज आपने राबड़ी देवी जी के लिए कही थी। क्या कहेंगे सर? उमंग जी, राजनीति संभावनाओं का खेल है जी, और इस तरह की संभावनाओं से भी इनकार नहीं किया जा सकता जी, क्योंकि ये माना जा सकता है कि इस बार नीतीश मोदी अपने आप को उतना सक्षम नहीं मान रहे और वो ये मान के चल रहे हैं कि बिना बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व के मैं शायद अपनी जीत सुनिश्चित नहीं कर पाऊंगा। जी, तो ये तो सही है कि आज भी नरेंद्र मोदी का जादू चल रहा है, मतदाताओं की सिर आंखों पर है। जी, तो ये माना जा सकता है कि अभी भी नीतीश मोदी जो कर रहे हैं वो निश्चित रूप से केंद्रीय नेतृत्व और अमित शाह नरेंद्र मोदी की पटकथा पर चल रहे हैं। जी, इस संभावनाओं से इनकार नहीं कर सकते। लेकिन उन्होंने तो साफ तौर पर यह कह दिया, कई बातें का उन्होंने यहाँ पर उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से बिहार चुनाव के अंदर बसपा और ओवैसी साहब की AIMIM का जो गठबंधन हुआ है वो अपने आप में काफी रोचक है, क्योंकि उनको भी पता है कि बिहार में हम वो कमाल नहीं कर सकते जो कमाल हम अपने अपने क्षेत्र में हम करते हैं। जैसे हैदराबाद में AIMIM एक बहुत बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा का होता था, कभी होता था, बहुत बड़ा योगदान होता था, लेकिन बिहार चुनावों में इन दोनों का साथ में आना साफ तौर पर पप्पू यादव ने कहा है कि ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की चाल है, क्योंकि AIMIM और BSP का बिहार चुनावों में कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी वो आए हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने साफ तौर पर उन्होंने इशारा किया है कि ये वोट काटने की भी राजनीति हो सकती है। क्या कहेंगे सर? नहीं, ये सही है कि जितने भी जो क्षेत्रीय दल हैं उनका अपने प्रदेश में जो वर्चस्व है वो दूसरे प्रदेशों में नहीं हो सकता जी, और इसी का ये सही है कि बिहार में उतना वर्चस्व नहीं है, तो इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता जी। और हम वोट प्रतिशत देखें तो जो राजनीतिक विश्लेषक मान के चलते हैं वो वोट प्रतिशत आज भी एनडीए के पक्ष में काफी अंतर लेकर बढ़त बनाए हुए हैं। जी, 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 बिल्कुल। हेमंत जी हमारे साथ बने रहिए। आलोक शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके, कांग्रेस प्रवक्ता है। आलोक जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? जी, आलोक जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। आपके पास में एक सीधा सवाल यह है कि आज पप्पू यादव ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात यहां पर रखी है। उन्होंने बीजेपी के ऊपर, तेजस्वी तेज प्रताप के ऊपर, नीतीश कुमार के ऊपर उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम कह सकते हैं कि वार किया है, और साथ ही साथ उन्होंने तेजस्वी तेज प्रताप के लिए विशेष तौर पर यह कहा है कि पूरी सभाओं में अभी तक जितनी भी उन्होंने सभाएं की हैं, चुनावी रैलियां की हैं, उनमें कहीं ना कहीं उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया है या फिर उनका नाम लेने से वो बचे हैं। उनके जो हमले थे वो सीधे तौर पर नीतीश कुमार के ऊपर थे, जबकि और जैसे आपके ही पार्टी के लोगों ने केंद्रीय नेतृत्व पर काफी हमला किया। दूसरी तरफ कई और भी लोग थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक का नाम लिया, अमित शाह जी का नाम लिया, लेकिन तेजस्वी तेज प्रताप ने बचे हैं उनका नाम लेने से। और एक और विशेष उन्होंने यहां पर बात कही है कि कांग्रेस जिन जिन सीटों पर लड़ रही है वहां की रैलियां भी तेजस्वी और तेज प्रताप ने बहुत कम की है। क्या समझते हैं, किस वजह से ऐसा है आलोक जी? मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी का चुनाव लड़ने का अपना एक स्ट्रैटेजी हो सकती है, अपना उसका एक तरीका हो सकता है जी, और उसी के तहत ऐसा किया गया हो जी। तो इसमें कहीं पर कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा कोई विचित्र बात हो। अब मोदी जी स्वयं लग रहा था उनको क्लियरली कि नीतीश बाबू का चेहरा जो है काम का नहीं रहा, तो उन्होंने नीतीश जी को ही हटा दिया। गठबंधन के उनके मुख्यमंत्री के चेहरे नीतीश जी थे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट से गायब थे। मुझे लगता है कि तेजस्वी और तेज प्रताप या कांग्रेस या महागठबंधन अपना अपने स्टाइल से हमने चुनाव लड़ा और पूरी तरह से हम उसमें सफल रहे हैं। आज आखिरी चरण का मतदान है और हम।
लेकिन आलोक जी, एक सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह बनता है कि क्या वजह हो सकती है, जो वजह पप्पू यादव जी ने बताई कि तेजस्वी तेजप्रताप ने पूर्व में या फिर उनके परिवार ने पूर्व में कई ऐसे कारनामे, कई ऐसे घोटाले कर रखे हैं, तो शायद वो ईडी की जांच से बचना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने कभी भी सीधा हमला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर नहीं किया। और जो युवा पीढ़ी जो इस समय बिहार में चुनाव लड़ रही है, भले ही अब एलजेपी के चिराग पासवान की बात कर ले, आरजेडी के तेजस्वी तेजप्रताप की बात कर ले, शरद यादव जी की पुत्री की बात कर ले, तो ये युवा पीढ़ी बहुत सोच समझ के कदम रख रही है, क्योंकि बिहार की राजनीति है ही ऐसी। क्या कहेंगे सर? देखिए, बिल्कुल इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि युवा पीढ़ी जो है वो कहीं ना कहीं टेक ओवर करने जा रही है, बात ऐसा नजर आ रहा है जी। और उसमें उसी हिसाब से उन लोगों ने अपने चुनाव की प्रक्रिया को अपनाया है कि किस तरह से हमें चुनाव लड़ना जी। जहां तक बात पप्पू यादव की, पप्पू यादव जी ये अच्छे लीडर थे वहां के, और उन्होंने बाढ़ के टाइम पे अच्छा काम किया था। इसमें कहीं इसमें किसी को कोई संशय, कोई शक नहीं, लेकिन आज का जो उनका स्टेटमेंट है वो पूरी तरह से राजनीतिक बयानबाजी। लेकिन सर, अगर इस राजनीतिक बयानबाजी में अगर 1% भी हम सच्चाई मान ले, तो क्या आपको नहीं लगता कि महागठबंधन में बिहार चुनावों को देखते हुए आपके साथ भी धोखा हो सकता है? हमारे पास आपके साथ धोखा हो सकता है अगर उनकी बातों में, पप्पू यादव जी की इस राजनीतिक बयानबाजी में अगर 1% भी सच्चाई हुई, तो आगे जाकर आपके साथ भी धोखा हो सकता है, महागठबंधन टूट भी सकता है। मुझे नहीं लगता, अभी तो अब आखिरी फेज का चुनाव है, उसके बाद रिजल्ट है, अभी से टूटने की बात आप कर रहे हैं, तो मुझे लगता है बड़ा थोड़ा हास्यास्पद प्रश्न है जी। तो मतलब आप नहीं मानते कि किसी भी प्रकार से महागठबंधन को कोई खतरा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, किसी भी तरह नहीं लगता। और जिस प्रकार से पप्पू यादव जी ने यह भी कहा है कि बिहार विधानसभा चुनावों की पूरी पटकथा कहीं ना कहीं बीजेपी द्वारा लिखी गई है, जिस प्रकार से ओवैसी साहब और मायावती जी को इन चुनावों में उतारा गया, मतलब उनकी पार्टी को यहां पर उतारा गया, उनकी पार्टी का बिहार विधानसभा चुनाव में कोई काम ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ वोट काटने के हिसाब से वो यूज हुए हैं। और कहीं ना कहीं बीजेपी बिहार विधानसभा चुनावों को देखते हुए नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति में से खत्म करना चाहती है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, इसमें हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, रणदीप सुरजेवाला जी ने भी कहा, राहुल गांधी जी ने भी कहा कि बिहार के अंदर इस टाइम 3 गठबंधन चुनाव लड़ रहे हैं जी। एक गठबंधन जो दिखाई दे रहा है एनडीए का, जिसमें हम, वीआईपी, नीतीश जी और मोदी जी हैं, और दूसरा गठबंधन है ओवैसी जी के साथ इनका, जिसमें ओवैसी जी हैं, मायावती हैं, और तीसरा गठबंधन चिराग पासवान के साथ है। चिराग पासवान भी तो वोट कटवाई है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। वो साफ साफ कह रहा है कि नीतीश बहुत भ्रष्ट है और बीजेपी उसके ऊपर एक कदम नहीं उठा रही है। वो कह रहा है मैं हनुमान हूँ, लेकिन मैं लंका में आग लगाऊंगा नीतीश बाबू की, और नीतीश बाबू बीजेपी के सीएम कैंडिडेट है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरा खेल जो है ये बीजेपी नीतीश जी को निपटाने के लिए कर रही है। जी बिल्कुल, आलोक जी हमारे साथ बने रहिए। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। थैंक यू वेरी मच। विजय जी, जिस प्रकार से पप्पू यादव जी ने बहुत ही बेबाकी से अपनी बात यहां पर रखी है, बीजेपी के ऊपर उन्होंने निशाना साधा, तेजस्वी तेजप्रताप पे निशाना साधा, नीतीश कुमार पे निशाना साधा, और नीतीश कुमार को तो उन्होंने यहां तक नसीहत दे डाली कि अब आप बिहार की राजनीति छोड़िए, आप केंद्र में जाइए, वरना यहां पर आप रबड़ स्टैंप के अलावा कुछ नहीं रह जाएंगे। और जो कमेंट आपने राबड़ी देवी जी के ऊपर किया था, वही चीज आपके साथ भी हो जाएगी। क्या लगता है आपको? देखिए, बिहार का चुनाव ऐसे मोड़ पे पहुंच चुका है कि जहां पे एक तरफ तो लगता है कि तेजस्वी और जो यूपीए का गठबंधन है उसको बढ़त मिल सकती है, दूसरी तरफ लगता है कि कंफ्यूजन है। तो ये जो स्थिति है, ये इसकी वजह से वहां ढेर सारे लोगों में अलग अलग प्रतिक्रियाएं देंगे, अलग अलग बातें करेंगे। नीतीश को लेके भी तरह तरह की बात हो रही है, लेकिन अब जब मतदान है तो सारा फोकस जनता का मतदान पे है। जनता तय कर चुकी है और जनता को क्या करना है उसने फैसला ले लिया है। अब इसका कोई फर्क पड़ने वाला मतदान पे नहीं है, न चुनाव पे पड़ने। जी विजय जी, ठीक है, इसका मतदान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जिस प्रकार से पप्पू यादव जी ने बहुत सारी यहां पर बातें कही, उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनावों की पटकथा बीजेपी के द्वारा लिखी गई है, नीतीश कुमार को वो निपटाना चाहते हैं। कांग्रेस और कह सकते हैं कि आरजेडी के तेजस्वी तेजप्रताप भी बार बार यही कह रहे थे कि नीतीश कुमार समझ नहीं पा रहे हैं बीजेपी का खेल। तो वहीं चिराग पासवान कहते हैं कि बीजेपी नीतीश कुमार का खेल नहीं समझ पा रही है। इसका मतलब कहीं ना कहीं बिहार विधानसभा चुनावों में इस समय जो राजनीति देखी जा रही है, जब चुनाव परिणाम आएंगे, क्या लगता है आपको कि गठबंधनों के जो पूरे हम देख सकते हैं जो गांठें हैं वो खुल सकती हैं और एक नई गांठ लग सकती है? बिल्कुल लग सकती है। इस देश में गठबंधन
गठबंधन कभी अस्थायी नहीं रहे हैं जी। चाहे जितने गठबंधन बने हो, यहाँ तक कि जनता पार्टी जनता दल का हम लोगों ने दौर देखा है, और जो चाहे गैर कांग्रेसवाद हो या गैर भाजपावाद हो, वहां पर जितने दल एकजुट होते हैं उनमें बाद में आपस में तालमेल नहीं होता, क्योंकि वो मुद्दों पे और मूल्यों पे गठबंधन नहीं होते हैं, वो चुनाव जीतने के लिए बनते हैं, और जहां भी उनमें कमजोरी नजर आती है तो उसमें गांठ खुलने ही लगती है। जी बिल्कुल विजय जी, आपने सही कहा। खैर अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, 10 नवंबर के बाद ही तस्वीर साफ हो पाएगी कि कौन सा गठबंधन बचा हुआ रहता है और कौन से गठबंधन की गांठ खुलती है और कहां जाकर नई गांठ लगती है, और क्या महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के बाद में जो राजनीति वहां पर देखी गई थी वही राजनीति यहां पर भी देखी जाएगी या नहीं। फिलहाल हेमंत जी, आलोक जी, विजय जी, आप तीनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अब देखने वाली बात ये होगी कि बिहार की राजनीति 10 नवंबर के बाद में कौन से करवट बैठती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।